सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। वो फाइल कहाँ रखी है, पहले वो बताइए। अगर आप अपनी वीक ठीक करना बंद करें तो हम कुछ गंभीर बातें पर चर्चा कर सकते हैं। यह दिल्ली के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री सत्यव्रत सिंह का कार्यालय था। सत्यव्रत सिंह अपनी कुर्सी पर बैठे हुए टेबल पर रखे शीशे में अपना चेहरा देखते हुए अपनी खिसकी हुई वीक को ठीक कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता से ज्यादा इस बात का डर था कि कहीं उनकी विग न गिर जाए। उनके बगल में फाइलों के साथ खड़ी थी युवती मेघा। वह उनकी पर्सनल असिस्टेंट थी। अपने नाम की तरह वो काफी बुद्धिमान थी। मेघा, यह वीक बार बार बाई तरफ क्यों खिसक रही है? इस देश में सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी वीक एकदम सीधी होनी चाहिए, वरना गृह मंत्री जी मुझे देखकर हंसेंगे। सर, अभी वीक महत्वपूर्ण नहीं है। उत्तराखंड के जंगल से गुजरने वाले हमारे नेशनल हाईवे पर फिर से हादसा हुआ है। एक बार एक साथ 5 हाथियों ने एक ट्रक को मार गिराया। पूरे हाईवे पर ट्रैफिक जाम है। बेचारे हाथी घायल होकर सड़क पर गिरे पड़े हैं। ट्रेन के आने तक 10 किलोमीटर तक गाड़ियां रुकी हुई है। अरे बाप रे, फिर से उन हाथियों का सड़क पर क्या काम है? जंगल में आराम से पेड़ पौधे हैं ना, फिर वो डीजल की बदबू सूंघने के लिए हाईवे पर क्यों आते हैं? सर, वो उनका जंगल है, हमने बीच में हाईवे बना दिया। अगर उन्हें एक तरफ से दूसरी तरफ जाना हो तो सड़क पार करनी ही पड़ेगी ना। मीडिया वाले पहले से ही आपके घर के बाहर इंतजार कर रहे हैं। क्या मंत्री जी सो रहे हैं जैसी हेडलाइन चला रहे हैं? सत्यव्रत सिंह ने अपना सिर पकड़ा। ठीक उसी समय फोन बजा। गृह मंत्री बलराम पांडे का कॉल था। बलराम पांडे के नाम से ही सत्यव्रत कांपने लगते थे। उनकी आवाज सुनते ही सत्यव्रत की विग डर के मारे कांपने लगती थी। होम मिनिस्टर बलराम पांडे। क्या सत्यव्रत, तुम्हारे विभाग में क्या हो रहा है? हर दिन एक हाथी मर रहा है। लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, पर्यावरणवादी धरने कर रहे हैं। मैं तुम्हें 24 घंटे का समय दे रहा हूँ। कल सुबह मेरे ऑफिस में आकर पक्का प्लान बताओ। तुम्हें दिया जाने वाला बजट सिर्फ 10 करोड़ रुपए का है। उस 10 करोड़ रुपए में समस्या सुलझाओ या अपने पद पर से इस्तीफा दो, तुम्हारी मर्जी। फोन कट गया। सत्यव्रत सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। अरे मेघा, सुना तुमने? 10 करोड़ कह रहे हैं। आजकल 10 करोड़ में 1 किलोमीटर सर्विस रोड भी नहीं बनती। ऐसे में सैकड़ों किलोमीटर वाला हाईवे पर हाथी को कैसे रोके? अगर हाईवे को चौड़ा करना है तो सैकड़ों करोड़ों चाहिए। चलो सड़क के दोनों तरफ फेंसिंग करवाए, तब भी 10 करोड़ ऊंट के मुंह में जीरा जैसा होगा। मेरा काम तो हो गया, कल मुझे इस्तीफा लिखकर ही जाना पड़ेगा। सत्यव्रत सिंह बहुत उदास होकर कुर्सी के पीछे की ओर टिक गए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मेघा शांति से सोच रही थी। उसने टेबल पर रखे मैप को निकाला और ध्यान से देखा। सर, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक छोटा सा आइडिया है। जब बजट कम हो तो हमें बहुत बड़ा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि समझदारी से सोचना चाहिए। हम हाथियों को सड़क पार करने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन उन्हें सड़क पर आने से रोक सकते हैं। अरे वो कैसे संभव है मेघा? क्या हम हाथियों को फोन करके कहेंगे कि सड़क पर ना आए, ऐसा बोलेंगे उन्हें? अरे बताने की जरूरत नहीं है सर, बस उन्हें रास्ता दिखा तो काफी है। हमारे हाईवे के दोनों तरफ जंगल है ना, हम उस जंगल को जोड़ते हुए सड़क के ऊपर से एक ग्रीन ब्रिज बनाएंगे, यानी एक फ्लाईओवर जैसा। लेकिन वो गाड़ियों के लिए नहीं, जानवरों के लिए होगा। क्या जानवर के लिए फ्लाईओवर? मेघा, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या हाथी सीढ़ी चढ़कर ब्रिज पार करेंगे? सीढ़ियों की जरूरत नहीं है सर, हम ब्रिज को जमीन के स्तर से ढलान की तरह यानी रैंप जैसा बनाएंगे। ऊपर से मिट्टी डालकर, पेड़ लगाकर उसे बिल्कुल जंगल जैसा ही बना देंगे। हाथियों को लगेगा कि जंगल में ही चल रहे हैं। नीचे से गाड़ियां जाती रहेगी, ऊपर से हाथी आराम से रास्ता पार कर लेंगे। इसके लिए 10 करोड़ काफी होंगे सर। सत्यव्रत सिंह की आंखें चमक उठी। उन्होंने तुरंत अपनी विग को एक बार जोर से दबाकर ठीक किया। अरे मेघा, तुम ग्रेट हो। तुम इंजीनियर को बुलवाओ, कल सुबह गृह मंत्री जी को मैं यही प्लान बताऊंगा। 6 महीने बीत गए। हाईवे पर एक अद्भुत निर्माण तैयार हो गया। दोनों तरफ ऊंचे पेड़ों को मिलते हुए सड़क के ऊपर से एक चौड़ा पुल था। उसके ऊपर हरी घास और छोटे छोटे पौधे थे। देखने में वह पुल जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि जंगल का ही एक हिस्सा लग रहा था। गृह मंत्री बलराम पांडे और मीडिया के प्रतिनिधि सब वहां पहुंच गए। सत्यव्रत सिंह बड़े गर्व के साथ सफेद कुर्ता पैजामा में चमक रहे थे। मेघा बगल में रहकर सारे इंतजाम देख रही थी। वहां पर वो सब देखकर होम मिनिस्टर बलराम पांडे। क्या सत्यव्रत, ये क्या है? ऊपर पेड़ लगे हैं, इसमें हाथी कैसे जाएंगे? सर, यह नेचुरल ओवरपास है सर। हाथी सड़क पर आकर अपनी जान न गवाए और गाड़ी वालों को परेशानी न हो, इसलिए हमने यह पुल बनाया है। देखिए, उस कोने से हाथी का झुंड आ रहा है।
दूर से एक हाथियों का झुंड धीरे धीरे पुल की तरफ आने लगता है। लीडर हाथी ने सबसे पहले पुल पर कदम रखा। नीचे सड़क पर रखे ट्रक, कार हॉर्न बजाते हुए जा रही थी, लेकिन ऊपर मौजूदा हाथी को न कोई आवाज सुनाई दे रही थी और न गाड़ियां दिख रही थी। वो आराम से एक के पीछे एक पुल पार करके दूसरी तरफ वाले जंगल में चले गए। मीडिया वालों ने कैमरे में वह दृश्य को कैद कर लिया। गृह मंत्री बलराम पांडे ने आश्चर्यचकित होकर तालियां बजाई। अद्भुत सत्यव्रत, मैंने नहीं सोचा था तुम इतने कम खर्च में इतना अच्छा समाधान निकालोगे। मैंने तुम्हें कम आगा था। मैं अभी तुम्हारे पद को पक्का कर रहा हूँ। सत्यव्रत सिंह ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए मेघा की तरफ देखा। मेघा ने मुस्कुराहट के साथ में सिर हिलाया। मीडिया वाले ने माइक पकड़ के आगे आ गए। अरे मंत्री जी, क्या ये आइडिया आपका ही है? सत्यव्रत ने एक बार अपनी विग को स्टाइल से ठीक किया। अरे देखिए, विकास का मतलब सिर्फ सड़कें बनानी नहीं, उन सड़कों से किसी को जान का खतरा ना हो, यह भी देखना होता है। बजट कम हो फिर भी सोच बड़ी हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अगर हमारी मेघा जैसे युवाओं की सलाह ली जाए तो यह देश बहुत पहले ही सुधर जाएगा। अब से हम देश भर में ऐसे ही ग्रीन ब्रिज बनवाएंगे। जानवर हमारी धरती का आभूषण है, उन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है। पूरी मीडिया ने जय जयकार की। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, तभी हल्की आंधी बारिश शुरू हो गई। हवा का एक तेज झोंका सत्यव्रत सिंह की तरफ आया। हवा से उनकी विग उड़ गई। मेघा ने तुरंत अपने पास मौजूदा फाइल टेप को आगे कर दिया और मंत्री जी की इज्जत बचा ली। सर, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर समय पर समाधान न निकाला जाए तो वो ऐसे ही हवा में उड़ जाएगी। सत्यव्रत सिंह ने हंसते हुए जवाब दिया। अरे हाँ मेघा, समस्या चाहे जो भी हो, समाधान तो हमारे दिमाग में ही होता है ना। उस दिन के बाद से उस हाईवे पर एक जानवर भी नहीं मारा गया। ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म हो गई। मंत्री जी का पद सेफ था और उनकी विग भी सेफ थी। सीख, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सही सोच और कम संसाधनों के साथ भी एक अद्भुत समाधान निकाला जा सकता है। विकास का मतलब प्रकृति को नष्ट करना नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ मिलकर चलना ही होता है।